हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से अल्टीमेट जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम नए वीडियो के साथ नए टॉपिक को पढ़ेंगे, नए टॉपिक को कवर करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक होगा, जो आज का हमारा कंटेंट होगा वह है पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट। जो हमारा फ्रेंड्स जो ये टॉपिक है हम एनसीईआरटी के थ्रू कवर करेंगे, एनसीईआरटी के बेस पे कवर करेंगे, क्योंकि जो ये चैप्टर है क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है। हम जो भी यहाँ पे वीडियो के जरिए कवर करेंगे वह फाउंडेशन कोर्स अर्थात उसको हम पूरी डिटेल में नहीं बल्कि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए करेंगे। जो मेन पॉइंट होगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अर्थात यूँ कह लीजिए जो वीडियो होगा इन्वायरमेंट का वह टारगेट वीडियो होगा। तो सो फ्रेंड्स, हम बिना समय को गवाए हुए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट, पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट। हम आपको जो स्क्रीन पे दिख रही होगी कि यहाँ पे 2 कॉलम बने हैं जो कि लिखे हुए हैं कि शब्द उत्पत्ति और इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्ड ओरिजिन। जो कि लिखा हुआ है पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरनर से हुई है जिसका अर्थ पड़ोस। जो पर्यावरण है, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट है, जो इसका उत्पत्ति हुआ है फ्रेंच वर्ड से हुआ है। और फ्रेंच वर्ड कौन सा है? तो फ्रेंच वर्ड है एनवायरोनर। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इन्वायरमेंट पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट जो है वह कौन से फ्रेंच वर्ड से उत्पन्न हुआ है? तो उसका आंसर है एनवायरोनर। इसका जिसका अर्थ होता है पड़ोस। उसको इंग्लिश में देख लेते हैं हम। इन्वायरमेंट वर्ड्स डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड्स विच दैट इज इन्वायरोनर दैट मीन्स नेबरहुड। हम इसी टॉपिक के अंतर्गत अगला नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हमारी प्रकृति के चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है, जो प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। यहाँ पे 2 बात का जिक्र किया गया है, प्राकृतिक परिघटनाओं और मानव परिघटनाओं। अर्थात हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ है प्राकृतिक है चाहे मानव निर्मित है, प्राकृतिक परिघटनाओं में आ जाएंगे हवा, पानी, जल, नदी, ये जितने भी हैं, मिट्टी, ये प्राकृतिक परिघटनाओं में आ जाएगा। और जब हम मानव निर्मित परिघटनाओं की बात लेंगे तो बिल्डिंग, बस, रोड, ये सब मानव निर्मित है। मतलब जो इन दोनों का कम्बिनेशन होगा, जो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा आवरण इन्वायरमेंट में जो बनता है, जो पर्यावरण में जो आवरण बनता है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं अर्थात पर्यावरण कहते हैं। उसको इंग्लिश में जान लेते हैं। द कवर अराउंड आवर नेचर इज कॉल्ड इन्वायरमेंट विच इज कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। दैट इज टू से फ्रेंड्स द which ever we see around our surrounding that is known as environment because the environment made from the combination of natural and human made phenomena। So friends, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसको हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैविक और अजैविक परिस्थितियां सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को हम बता दें, पहले आप इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आपको हम बता दें जो पर्यावरण होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। वह एक होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है मानव निर्मित पर्यावरण अर्थात नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट। सो फ्रेंड्स, क्या पॉइंट कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैविक और अजैविक परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं अर्थात जैविक और अजैविक परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। कहने का तात्पर्य यही है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण है, उसमें दोनों जैविक और अजैविक परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मानवीय पर्यावरण
में मानव का परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचना सम्मिलित हैं। मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचना सम्मिलित है। मैंने आपको अभी प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया था कि जो मानव पर्यावरण है उसमें गाड़ी, मोटर, रोड, सड़क जो मानव संचालित है, मानव गतिविधियां जिनके द्वारा मानव द्वारा बनाई गई हैं, उसे मानवीय पर्यावरण के नाम से जानते हैं। उसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट ट्रेवल्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। सो फ्रेंड्स, जो हमने ऊपर उसके प्राकृतिक पर्यावरण अर्थात नेचुरल एनवायरनमेंट में जो डिस्कस किया था, उसको हम उसमें दो चीज को पॉइंट को डिस्कस किए थे, जैविक और अजैविक परिस्थितियां। उसको हम यहाँ पे एक बॉक्स के जरिए देख लेते हैं। जैविक किसे कहते हैं और अजैविक किसे कहते हैं। जैविक सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप, ये जंतु, जैसे कि प्राकृतिक में तो सभी तो नेचुरल होंगे, लेकिन जैविक नेचुरल एनवायरनमेंट में उसे कहते हैं बायोटिक, उसे कहते हैं जैविक, जो प्राणी या जो जीव जंतु जो सांस ले सके, जी सके, चल सके, उसे हम जैविक में अर्थात बायोटिक कंपोनेंट में लेते हैं। और अजैविक भी जो होता है वह प्राकृतिक पर्यावरण का ही पार्ट है, अर्थात जो अबायोटिक है वह नेचुरल एनवायरनमेंट का ही पार्ट्स है। उसमें लेकिन निर्जीव पदार्थों का संचार होता है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, उसमें जो कि ये नेचुरल सब्सटेंस है, इसको हम भी नेचुरल एनवायरनमेंट में ही लेते हैं, इसलिए इसको अबायोटिक कंपोनेंट्स में रखा जाता है। सो फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। बायोटिक, द वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड अबायोटिक में द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आप पॉइंट है वह पर्यावरण के घटक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एक आपकी स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है जिसमें कि दिखलाया गया कि पर्यावरण के घटक अर्थात कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, मतलब प्राकृतिक जो पर्यावरण के घटक है वह कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक है, मानव निर्मित है और मानव है। प्राकृतिक में हम देख रहे हैं कि वायु है, जल है, स्थल है, और मानव निर्मित में हम क्या देख रहे हैं कि भवन है, स्कूल है, पार्क है, रोड है, ब्रिज है, मंदिर है, मस्जिद है। और मानव में हम देख रहे हैं कि धर्म है, समुदाय है, परिवार है, एक इंडिविजुअल है, शैक्षिक संस्थान है, बहुत सारे हैं। और इंग्लिश में उसको कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट के जरिए देखते हैं, जो कि उसमें भी 3 पार्ट ही में डिवाइड किया गया है। इंग्लिश में भी नेचुरल है, ह्यूमन मेड है और ह्यूमन है। नेचुरल में हम क्या देख रहे हैं, लिविंग थिंग्स है, लैंड है, एयर है, वाटर है। और वहीं पे ह्यूमन मेड की बात करेंगे तो बिल्डिंग है, पार्क है, ब्रिज है, रोड है, इंडस्ट्रीज हैं। और ह्यूमन की बात करेंगे तो वहाँ पे इंडिविजुअल है, फैमिली है, कम्युनिटी है, रिलीजियन है, एजुकेशनल है, इकोनॉमिक है, पब्लिक सिचुएशन, बहुत सारी घटनाओं का होता है पर्यावरण के अंदर, जो इस डायग्राम में शो किया गया है। सो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें वह है भूमंडल अर्थात लिथोस्फीयर। भूमंडल अर्थात लिथोस्फीयर, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। पृथ्वी के ठोस परपटी या ठोकर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों या खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परतों से ढका होता है। आपको पहले बता दें कि अर्थ के अंदर 3 लेयर पाया जाता है। पहला लेयर जो ऊपर का होता है वह क्रस्ट होता है, उसके नीचे मेंटल होता है और उसके नीचे कोर होता है। तो यहाँ पे जो बात की गई है पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत अर्थात यहाँ पे क्रस्ट की बात की जाती है। क्रस्ट को ही हम लिथोस्फीयर अर्थात स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टान और खनिजों से बना होता है। जो क्रस्ट होता है वह चट्टान और खनिजों से बना होता है, जिसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर होती है, मिट्टी की परत होती है। उसी को हम स्थल मंडल कहते हैं। इसको इंग्लिश में देखते हैं। लिथोस्फीयर ये सॉलिड क्रस्ट और the hard top layer of the earth. It is made of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. जो लिथोस्फीयर है वो सॉलिड क्रस्ट है, वो हार्ड लेयर ऑफ रॉक्स, लेयर ऑफ द अर्थ, लेयर है अर्थ पे, जो कि वह रॉक और मिनरल से बना हुआ है। और जो रॉक और मिनरल हैं उनको कौन कवर किया हुआ है, तो सॉइल कवर किया हुआ है, अर्थात मिट्टी कवर किया हुआ है। जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वह है यह स्थल आकृतियां महाद्वीप के अलावा महासागर के भी सतह पर भी पाई जाती हैं। जैसे कि हम देखते हैं भूमंडल लिथोस्फीयर पे पहाड़ी देखते हैं, प्लेट्यू देखते हैं, माउंटेन देखते हैं, लेकिन हम जो स्थल पे होते हैं उसे देख लेते हैं। जो क्योंकि स्थल पे होने का रीजन ये होता है कि वो ऊंचे होते हैं, उनकी जो चोटी होती है हाई होती है।
लेकिन महासागर में भी होते हैं, क्योंकि लेकिन उनकी जो लेंथ होती है, जो पीक होती है नीचे होती है, जिससे कि वो पानी के महासागरों से ढक जाती हैं, इसलिए वो नहीं देख सकते। लेकिन ये यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी आकृतियां हम महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो इन द ओशियन फ्लोर्स। एक नोट है, एक विशेष पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं इसी पॉइंट के अंतर्गत। स्थल मंडल वाले क्षेत्र जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियां के लिए भूमि पशुओं को चढ़ाने के लिए खास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा के लिए एक स्रोत है। लिथोस्फीयर ये डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट आल्सो सोर्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ। जो लिथोस्फीयर है एक ऐसी स्फीयर है, एक ऐसी स्थल मंडल है जहाँ पे कि खेती भी होती है, वनस्पतियाँ भी उगती है, भूमि पे जहाँ पशु भी अपने चरते हैं, लाइफ एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे सब चीज होते हैं, मतलब घास चरते हैं, यहाँ पे जो भी रहते हैं वो लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलमंडल अर्थात हाइड्रोस्फीयर। जो हाइड्रोस्फीयर अर्थात जलमंडल का जो फर्स्ट पॉइंट है उसे हम देखते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग का जल पाया जाता है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। जो हमारा अर्थ है, जो पृथ्वी है, उस पे बहुत बड़े मात्रा में, जो बहुत बड़े भाग में जल पाया जाता है, जिसको हम जलमंडल कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं इसको। वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी का 71% भाग जल एवं 29% भाग स्थल है। जलमंडल से जल के सभी रूप उपस्थित हैं। पृथ्वी जो हमारा है, जो 100%, यदि हम पूरे जमीन स्थल को ले लें तो उसी 100% में 71% जो भाग है वह जल से घिरा हुआ है, और जो 29% है वह स्थल है। और उसमें एक मेन पॉइंट कह रहा है कि जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, अर्थात उसमें वेपोराइजेशन, सॉलिड स्टेट, सभी स्टेट इसमें सम्मिलित है। जो जलमंडल 71% है उसमें। इसको इंग्लिश में देखते हैं। मोर देन 21% ऑफ द अर्थ कवर्ड विथ वाटर एंड 29% विथ लैंड। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर्स ऑफ ऑल इट्स फॉर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। हमने अभी डिस्कस किया कि ऊपर परसेंट जो हमारा जलमंडल है, जल से जो हमारा भाग घिरा हुआ है 71% है, अर्थात 71% का जो 97% पानी है वो हमारे महासागरों में है, जो कि वो हमारे यूज में नहीं है, क्योंकि वो पानी नमकीन है अर्थात सलाइन है, इसलिए। और जो 3% बचते हैं उसमें ग्लेशियर हैं बहुत सारे, जो कि हमें पीने के लिए बहुत कम पानी पड़ते हैं। इसको इंग्लिश में देखते हैं। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर फाउंड इन द ओशियंस। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर। इसमें जो पहला पॉइंट होगा उसे देखते हैं। गैसों की वह परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। गैसों की वह परतें जो पृथ्वी की चारों ओर से घिरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर से जो गैसों से घिरा होता है, जो अन्य विभिन्न प्रकार के गैसों से घिरा होता है, उसे वायुमंडल कहते हैं। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द गैसियस लेयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा उसे देखते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जो एटमॉस्फेयर की लेंथ, जो डिस्टेंस है, जो स्प्लिट की जो लोकेलिटी है वह 1600 किलोमीटर है। मतलब जिस वायुमंडल का यूं कहा जाए कि वायुमंडल का जो विस्तार 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इंग्लिश में देखते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। जो इसमें थर्ड पॉइंट है वह है वायुमंडल और उसके घटकों तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। वायुमंडल के जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जो कंपोनेंट कंपोजिशन है, और उनके आधार पे वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है, मतलब 5 लेयर में बांटा जाता है। इसको इंग्लिश में देखते हैं। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। आपसे कोई पूछ दे कि वायुमंडल को किस बेसिस पे लेयर का डिवीजन होता है, तो एक आपका जो राइट आंसर होगा वह वायुमंडल होगा, टेम्परेचर होगा अर्थात तापमान होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत क्या है इसे देखते हैं। इन परतों पर पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षुम मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। जो ये 5 परतें हैं उनका नाम इस प्रकार है। पहला है क्षुम मंडल अर्थात ट्रोपोस्फेयर,
समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल अर्थात मेसोस्फीयर, आयन मंडल अर्थात थर्मोस्फीयर और बहिर्मंडल अर्थात एक्सोस्फीयर। जो हमारा इस एक पॉइंट है उसको देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण एक कंस्टिट्यूएंट्स है, इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा में वृद्धि होगी, इंक्रीज होगी, तो पृथ्वी की तापमान में वृद्धि होगी, जिससे कि हम भूमंडलीय तापमान कहते हैं। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड्स CO2 is an important constituent of air, but increase in amount of CO2 leads to increase in global temperature. This is termed as global warming. यहाँ पे एक आपको नीचे डायग्राम दिखाया जा रहा है, जो कि डायग्राम के जरिए बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है 20.9% है, आर्गन की जो परसेंटेज है वह 0.90% है, अदर गैसेज की जो परसेंटेज है वह 0.170 है और जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है 0.03% है। सो फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक नए डायग्राम को हम दिखला रहे हैं जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ये लेयर वायुमंडल के लेयर को दिखलाया गया है, जिसे कि हम अभी प्रीवियस स्टेटमेंट में पढ़े हैं वायुमंडल में, जिसे कि क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल अर्थात स्ट्रोपोस्फीयर, मध्य मंडल अर्थात मेसोस्फीयर, आयन मंडल अर्थात थर्मोस्फीयर, बहिर्मंडल अर्थात एक्सोस्फीयर को हम जिक्र कर चुके हैं प्रीवियस स्टेटमेंट में वायुमंडल के। सो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारा एक टॉपिक है, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, वो जीवमंडल बायोस्फीयर, जिसमें पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। एक सीमित क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु एक साथ मिलते हैं जीवमंडल कहलाता है। जीवमंडल किसे कहते हैं? जहां स्थल, जल और वायु एक साथ मिलते हैं उसे हम जीवमंडल कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं, द बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। फ्रेंड्स, आपको एक डायग्राम दिखलाते हैं। आप एक ग्लोब देख रहे हैं, एक ये पूरी वर्ल्ड देख रहे हैं, जिसमें कि जल मंडल भी, वायुमंडल भी और स्थल मंडल भी है। लेकिन जो तीनों में कॉमन है उसे हम जीवमंडल कहते हैं, जहाँ की लाइफ एग्जिस्ट करती है। यदि जल मंडल हट जाए तो वायुमंडल और स्थल मंडल से जीवमंडल नहीं चल सकता, जीवन लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यदि वायुमंडल को हटा दिया जाए फिर भी नहीं करेगी, यदि स्थल मंडल को हटा दिया जाए फिर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि यदि तीनों का जब मिलन होगा तभी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। फ्रेंड्स, अब हम इसके लास्ट पॉइंट को हम पढ़ते हैं। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेके स्तन के आकार में पाई जाती हैं। जो यहाँ पे जो बायोस्फीयर है, जो जीवमंडल है, यहाँ पे बहुत सारे प्रजातियां जो कि सूक्ष्म भी है, माइक्रोरीन भी है, बैक्टीरिया से लेके बड़े आकार तक की प्रजातियां पाई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।